गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समुद्र विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रवाल और प्रवाल भित्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ऑप्शनल हो या सामान्य अध्ययन हो। ऑप्शनल में भी काफ़ी डीपली से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूजीसी नेट का परीक्षा हुआ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के हुआ, फिर लेक्चरर या प्रवक्ता की परीक्षा हुआ, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन डीपली से पूछा जाता है। जबकि सामान्य अध्ययन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय जो ज्वलंत मुद्दा के रूप में एक जो कोरल ब्लीचिंग के रूप में चल रहा है प्रवाल विरंजन, तो ये काफ़ी पर्यावरण के लिए एक खतरा महसूस हो रहा है। तो इस वजह से इसके लिए अब और भी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि जो प्रवाल क्या होता है, प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, या फिर इसके लिए जो आवश्यक दशाएं क्या होती हैं प्रवाल को उत्पन्न होने के लिए या उसको रहने के लिए, और इसके साथ साथ जो प्रवाल भित्तियों के प्रकार हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो प्रवाल के से संबंधित जो भी सिद्धांत है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रवाल होता क्या है। तो प्रवाल एक सागरीय जीव होता है जिसका जो इसका कैल्शियम कार्बोनेट पर इसका जो मुख्य आहार होता है चूना ही होता है, चूने पर यह निर्भर रहता है, और इसका खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, चूना पत्थर का टाइप का होता है। तो ये जो मर जाते हैं तो इसका जो खोल होता है इसके ऊपर जो दूसरा मूंगा होता है वो अपना घरौंदा बना लेता है। ठीक है, ये कोरल को मूंगा भी बोला जाता है। इसको तीन नामों, जो इंग्लिश में कोरल कहा जाता है और हिंदी में प्रवाल या मूंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जब मर जाते हैं तो इसके ऊपर दूसरा जो मूंगा होता है वो अपना घरौंदा बना लेता है, और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है, और धीरे धीरे लंबे अंतराल के बाद एक भित्ति के रूप में निर्माण होता है, काफ़ी बड़ा चट्टान के रूप में या एक आइलैंड के रूप में भी बन जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी कई 100 मीटरों से लेकर के किलोमीटर तक में भी ये होते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से प्रवाल जो होता है मूंगा के खोल पे बन करके और एक प्रवाल भित्ति का निर्माण कर लेता है। तो जो मूंगा होता है एक जीव होता है, और जो प्रवाल भित्ति होते हैं उसी के खोल पे जो बनाया हुआ एक आइलैंड के रूप में या भित्ति के रूप में होता है। ठीक है, अब इसका जो मूंगा का जो प्रजातियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लगभग 10 लाख प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन इसको अभी ज़्यादा उस पर केवल 10% का ही अध्ययन किया जा चुका है। इसके पहले पूरे तरह जो बाकी 90% है उसका अभी अध्ययन पूरी तरह से अभी नहीं हो पाया है, जबकि अभी खोज चल रहा है। ठीक है, तो ये इतना प्रजातियों में इतना ज़्यादा भिन्नता होती है कि जितना पे उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होता है उसमें भी उतना ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जो महासागरीय क्षेत्र का वर्षावन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो प्रवाल भित्ति होती हैं इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वर्षावन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेष सामान्य अध्ययन में ही ज़्यादातर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सागर का वर्षावन किसको कहा जाता है, तो मूंगा को या कोरल को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो उत्पत्ति होता है। ठीक है, ये दो चीज़ तो समझ लीजिए कि प्रवाल क्या होता है, प्रवाल भित्ति क्या होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रवाल है तो एक जीव है, जबकि प्रवाल भित्ति उसी के खोल पे बना हुआ एक भित्तिनुमा आकृति है या बड़ा सा जो आइलैंड के रूप में बनाए होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये इसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाला जो जीव है, तापमान इसके लिए थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, जो कि तापमान इसका लगभग 21 डिग्री 20 से 21 डिग्री जो तापमान होना चाहिए सेंटीग्रेड। ठीक है, तापमान 20 से 21 डिग्री होना चाहिए। इससे ज़्यादा तापमान होता है तब भी नुकसानदायक होता है प्रवाल के लिए, और इससे कम भी होगा तो भी नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो इसी के आसपास रहना चाहिए तापमान। ठीक है, और यही कारण है कि ये जो अयनवर्ती क्षेत्रों में ही मिलता है। ठीक है, जिसका जो होता है 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ तक के बीच में ये महासागर जो होते हैं उसी में ये इसको मिलता है। ठीक है, और दूसरा है जो इसका कि लवणता लगभग 27 से 30 प्रति हज़ार होना चाहिए। ठीक है, 27 से 30,000 प्रति हज़ार होना चाहिए। यदि लवणता इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो भी इसके लिए नुकसानदायक होता है, और जब यदि इससे लवणता कम भी होगा तभी नुकसानदायक होता है। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव जीव होते हैं। ठीक है, यदि थोड़ा सा भी उतराव चढ़ाव होते हैं तो ये मरने लगते हैं। ठीक है, तो ये 27 से और 30 प्रति हज़ार जो लवणता है इसका होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि लवणता होता है तो जो उसमें चूने की जो मात्रा होता है कम होने लगता है। ठीक है, जब चूने की मात्रा जब कम होने लगे तो फिर ये उसके लिए भोजन नहीं आएगा, जो
मूंगा है, फिर वो मूंगा मरने लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पर्याप्त चूने का मात्रा भी होना चाहिए। चूने को जो कार्बोनेट होता है या कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका होना चाहिए। ठीक है, और अगला है अंतःसागरीय चबूतरा होना चाहिए। ठीक है, जो मूंगा है उसको घरौंधा बनाने के लिए कोई स्थिर खंड तो चाहिए, तो वो जो अंतःसागरीय चबूतरा होता है उसी पर अपना घरौंधा का निर्माण करते हैं। लेकिन ये घरौंधा भी काफ़ी नीचे नहीं होना चाहिए, ये ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, जो सागर तली से 50 फैदम ऊपर कम से कम होना चाहिए। जो सागर तली है इसके 50 फैदम कम से कम ये ऊंचाई होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा नीचे हुआ तो ये उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अंतःसागरीय चबूतरा होना चाहिए। इसके साथ जो गहराई होता है 60 से 70 मीटर होना चाहिए। ठीक है, 60 से 70 मीटर मतलब कि ये सी लेवल से है। ठीक है, ये सी लेवल से ज़्यादा गहरे भाग में नहीं पाए जाते हैं, अधिकतम 60 से वहीं 77 मीटर के बीच में पाए जाते हैं। ज़्यादा गहरे भाग पे जो सूर्य का प्रकाश होता नहीं पहुंच पाता है या ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो फिर ये मरने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसको जो आदर्श स्थिति है वो 60 से 70 के बीच में है। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वो 300 मीटर तक भी वो खोजे हैं, 300 मीटर तक। ठीक है, एक गार्डिनर महोदय हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि वो 300 मीटर से भी अधिक गहराई पे मूंगा का खोज किए हैं। लेकिन फिलहाल आदर्श स्थिति यदि क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी आदर्श स्थिति क्या है या फिर कितने गहराई तक पाया जाता है, तो हम लोग 60 से 77 के बीच में ही लगाएंगे। ठीक है, इस पर ध्यान रखिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन भी इसके दशाएं से भी पूछा जाता है। ठीक है, कि मूंगा निर्माण के लिए, प्रवाल निर्माण के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, तो दशा भी ये पर्याप्त कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक्यूरेट इसका याद रखना होगा कि जो लवणता है कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए और ये जो गहराई है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी देखते हैं। जो इसके लिए लगभग स्वच्छ जल होना चाहिए। ठीक है, उसमें प्रदूषण युक्त होगा तो वो मूंगा होता है उसके मुंह में भर जाता है, वो मर जाते हैं सब। ठीक है, तो वो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए या स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से स्वच्छ भी नहीं चाहिए। पूरी तरह यदि स्वच्छ होगा तो उसके लिए जो भोजन होगा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरी तरह स्वच्छ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक पर्याप्त इसके लिए जो स्वच्छता होना चाहिए, जो जल में पर्याप्त स्वच्छता होना चाहिए, ना अधिक कम ना ज़्यादा। ठीक है, और अगला है सागरीय तरंगे व धाराएं। जिससे सागरीय तरंगे जो होते हैं या धाराएं होती हैं तो वो इसके लिए जो पोषक तत्व है लाने का काम कार्य करती हैं, जो सागरीय तरंगे। ठीक है, जो चूना जो होता है इसके लिए पोषक तत्व वो लाने का प्रयास करती हैं। यदि स्थिर जो जहाँ पे जल होता है वहाँ पे ये पनप नहीं पाता है क्योंकि उसमें जिंदा ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो इसका पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा तो फिर ये मरने लगते हैं सब। ठीक है, तो सागरीय तरंगे भी इसके आवश्यक हैं। उसके लिए अगला है जो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक कचरा आता है, चाहे कई तरह से उसमें केमिकल भी होता है, तो ये इसके लिए नुकसानदायक होता है। और ये जैसे बताएं कि ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो औद्योगिक कचरा होता है उसमें प्रदूषण कई प्रकार केमिकल होते हैं, उसके द्वारा ये मरने लगते हैं। ठीक है, और ये जो तापमान भी होना चाहिए, जैसे उस वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग नाम जानते हैं कि जिसमें तापमान ज़्यादा बढ़ने लगता है। तापमान जो वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे जो जल का तापमान भी बढ़ने लगता है, तो तापमान भी ज़्यादा हो तो इसके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका जो मृत्यु हो रही है या धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जो प्रवाल, वो किस कारण से हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बस इतना समझते हैं कि इसका लिए भी ये ग्लोबल वार्मिंग नुकसानदायक ही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रवाल के प्रकार देखते हैं। तो ये तो कुछ समझ में आ गया होगा सही ढंग से। ठीक है, अब इसके प्रकार देखते हैं। जो प्रकार है इसको जो इसका निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ही देखा गया है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पहला है तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति या फ्रिंजिंग रीफ के नाम से जानते हैं, फ्रिंजिंग रीफ के नाम से जानते हैं। ये इसकी जो उत्पत्ति होती है किसी स्थल खंड या आइलैंड के सहारे होते हैं। ठीक है, उसके सटा हुआ जब उसके सट
समीप ही ज़्यादा धीरे धीरे ये प्रवाल का निर्माण होने लगता है, धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। और इसी प्रकार का है कि यहाँ पे जो आइलैंड है या स्थलखंड ही है ये, और ये धीरे धीरे यहाँ पे जमने लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे पर घरौंधा बना बना के भित्ति के रूप में निर्माण कर लेता है, तो ये इस प्रकार के तटीय प्रवाल भित्ति के रूप में निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये स्थलखंड से सटा हुआ होता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो सी लेवल है। ठीक है, जैसे इस प्रकार के जो प्रवाल भित्ति होते हैं फ्लोरिडा जैसे में पाए जाते हैं, फ्लोरिडा में, मॉरिशस में, या जो मन्नार की खाड़ी हैं उसमें भी पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो यहाँ पे लक्षद्वीप हैं वहाँ पे भी इस प्रकार के जो प्रवाल भित्ति मिलता है। ठीक है, जो ये है तटीय प्रकार के प्रवाल भित्ति होते हैं। अगला है अवरोधक प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। तो इसका खासियत क्या होता है अवरोधक की, ये जैसे तटीय प्रवाल भित्ति होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें अंतर होता है कि जो स्थलखंड होते हैं इससे दूर होते हैं। ठीक है, स्थलखंड से समीप नहीं होते, सटे नहीं होते हैं, जबकि बीच में बीच वाला भाग इसमें लैगून हो जाता है। ठीक है, लैगून का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, झीलनुमा आकृति होता है, ये लैगून का निर्माण हो जाता है। और ये लगभग तट के समानांतर होते हैं। ठीक है, तट से ये दूरी पर होते हैं और समानांतर भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका सबसे अच्छा अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला भाग पे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वाला भाग पे सबसे जो विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है वही है अवरोधक प्रवाल, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व का सबसे लंबा प्रवाल भित्ति है, इसकी लंबाई लगभग 1920 किलोमीटर है। ठीक है, 1920 किलोमीटर, तो समझ सकते हैं कि ये कितना लंबा इसका लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तट से दूर है, यहाँ पे इसकी दूरी है 128 किलोमीटर है, जबकि इधर थोड़ा सा धीरे धीरे सटते आया है, लगभग इधर दूरी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। ठीक है, तो ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला है, इसका जो खासियत हमेशा देखिए कि तट से दूर होता है और सागरों के समानांतर होता है। ठीक है, ये बीच में भाग होता है, लैगून टाइप का बन जाता है, या आने जाने का इसमें काफ़ी चौड़ा रास्ता हो जाता है, जैसे यहाँ पे 128 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, अगला है वलयाकार या प्रवाल भित्ति, या इसको एटॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एटॉल इसका मुख्य कारण क्या होता है, बनने का जो कारण होता है, ये किसी आइलैंड के ऊपर ही बनता है। ठीक है, आइलैंड के चारों तरफ घेर करके ये बनता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच में आइलैंड हो ही, ये पठारों के ऊपर भी इसका निर्माण हो जाता है। जैसे आइलैंड कोई है यहाँ सागर में, तो इसके चारों तरफ धीरे धीरे बन जाएगा, तो ये भी हो सकता है। दूसरा यदि नहीं होगा तो केवल चबूतरा ही होता है, पठार होता है नीचे, सागरी जो पठार होता है गुयोट टाइप का, तो इसके भी चारों पर धीरे धीरे इस पर जमने लगते हैं और धीरे धीरे ये प्रवाल भित्ति का जो निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कई तरह के होते हैं, ये द्वीप या स्थलखंड के वो चारों ओर होते हैं, और जो बीच में ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से पैक होते हैं, बीच में कहीं कहीं पे ये आने जाने के उन्हें रास्ता भी हो जाता है बीच में, जैसे इसको इनलेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सागर का जल होता है अंदर प्रवेश कर जाता है, ये पूरा ये जलीय भाग होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। एटॉल होता है 3 प्रकार का होता है, द्वीप रहित होता है, द्वीप के साथ होता है, और ये द्वीप उस समय नहीं होता है, एक बाद में होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक जिसमें ऐसा एटॉल जहाँ पे द्वीप बीच में, जो बीच वाला भाग है इसमें द्वीप नहीं रहता है, आइलैंड नहीं रहता है, केवल चारों तरफ से इस टाइप का आकृति बना रहता है। ठीक है, तो एक आकृति होता है, और दूसरा जो होता है कि बीच में आइलैंड रहता है। ठीक है, जैसे बीच में इसके आइलैंड है, तो इस टाइप का भी जो आकृति का निर्माण करता है। ठीक है, तो द्वीप रहित होता, द्वीप के साथ होता है। दूसरा, शुरू में द्वीप नहीं होता, जिस समय एटॉल का निर्माण हुआ रहता है उस समय द्वीप नहीं होता है, लेकिन अपर्दन शक्ति के कारण या निक्षेपण के कारण बीच में आइलैंड का निर्माण हो जाता है, तो बाद में भी इस टाइप का। तो ये 3 तरह का जो एटॉल द्वीप होते हैं। ठीक है, इसको एटॉल जैसे घोड़े की नाल की आकृति का इसको देखने में दिखता है। ठीक है, जैसे ये घोड़े का नाल है इस टाइप का दिखता है, और ये बीच में जो भाग होता है लैगून होता है, जैसे इस वाले भाग में है,
लैगून का निर्माण हुआ था, और बीच में ये है तो कोरल रीफ है। ठीक है, ये रीफ है, कभी कभी जो वनस्पतियाँ भी जम जाते हैं, जहाँ फिर जो ताड़ के वृक्ष यहाँ पे अधिकतर मिलते हैं, इस टाइप का भी जो वनस्पतियों का विकास हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, इसी प्रकार के जो विश्व में सबसे अच्छा इसका उदाहरण है वलयाकार प्रवाल भित्तिका या एटॉल, इसको एटॉल दोनों नाम से जानते हैं। ठीक है, वलयाकार प्रवाल भित्तिका, इसको एटॉल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है फुनाफुटी एटॉल है। ठीक है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, जो तुवालू की राजधानी है। ठीक है, तुवालू एक देश है, प्रशांत महासागर में अवस्थित एक देश है, इसी का जो राजधानी है फुनाफुटी। ठीक है, तो फुनाफुटी एटॉल पे ही अवस्थित है। ठीक है, वहाँ पे जनसंख्या जो तुवालू के सर्वाधिक जो जनसंख्या है तो इसी आइलैंड पर ही है, फुनाफुटी एटॉल पे ही अवस्थित है। ठीक है, ये फुनाफुटी देखेंगे हम लोग, जो यदि मैप में आप लोग देखेंगे तो ये देखेगा कि इस ढंग से है, उसके बाद जो आइल यहाँ पे उसकी राजधानी है। ठीक है, और बीच में जो भाग है गैप ही है, खाली ही है। ठीक है, तो ये फुनाफुटी एटॉल का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये रहा प्रवाल भित्ति के प्रकार। अब देखते हैं कि सिद्धांतों के बारे में इसके देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो जो पहला सिद्धांत है अवतलन सिद्धांत है, जिसको डार्विन महोदय ने दिए थे। शुरू में तो 1837 में दिए थे, जबकि उसको संशोधन करके 1842 में फिर संशोधन किए थे। ठीक है, तो अवतलन सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिए थे, जबकि स्थिर स्थल सिद्धांत मरे महोदय ने दिए थे। ठीक है, और तीसरा है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, जो कि डेली महोदय ने दिए थे। ठीक है, और जो डेविस दिए थे, तो डेविस नया कोई सिद्धांत नहीं दिए थे, ये इनका अवतलन सिद्धांत है जो डार्विन का, इसी में संशोधन किए थे और ये नए साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किए थे। ठीक है, जो डार्विन महोदय साक्ष्य दिए थे, उसके अतिरिक्त अन्य भी साक्ष्य डेविस महोदय ने दिए। ठीक है, डेविस महोदय वही है WM डेविस, जो कि एक जो अपर्दन चक्र दिए थे, वही ये डेविस हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट है कि इसमें जो अवतलन का सिद्धांत है, ये शुरू में कैमिलो महोदय ने दिए थे। सर्वप्रथम जो कैमिलो महोदय ने अवतलन सिद्धांत का विकास किया था, लेकिन उस समय वो साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए थे। साक्ष्य पहले प्रस्तुत करने का जो मुख्य भूमिका है डार्विन का ही है। ठीक है, डार्विन द्वारा सबसे पहले साक्ष्य प्रस्तुत के साथ साथ अपना सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे। ठीक है, जबकि कैमिलो महोदय केवल सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, उसके संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जो ग्रेट बैरियर रीफ, जैसे कि हम लोग डिस्कस किया कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ये विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल ही पूछा है, जिसके अभी डिस्कस कर रहे थे। ये पूरी तरह से जो आवश्यक दशाएं हैं ये याद होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक दशाएं में ये एक चीज़, जिसे इसका जो डेटा है एक्यूरेट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो इसका जो प्रकार है, प्रकार के उदाहरण से याद करना चाहिए। ठीक है, ये उदाहरण में कई जगह पे पूछ लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा टाइप का प्रवाल भित्ति है। ठीक है, और सिद्धांत तो क्वेश्चन आते हैं सिद्धांत में, जैसे सामान्य अध्ययन में सिद्धांत केवल एक क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि एक सिद्धांत दे देगा और 3-4 नाम दे देगा, उसमें से चॉइस करना रहेगा। जबकि जो ऑप्शनल होगा UGC नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, इसमें काफ़ी मैंने डीपली जाएगा। डीपली क्या, इतना ही से लगभग पूछता है कि एक तरफ ये इसका नाम दे देगा सिद्धांतों का, दूसरी तरफ प्रतिपादक का नाम दे देगा, दोनों को मैच करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, अच्छे ढंग से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा या डाउट होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, और इसी के साथ जो समुद्र विज्ञान का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जो कोरल ब्लीचिंग इसमें बचा है, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आगे जैव भूगोल है, इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन करेंगे तो उस समय उसको टॉपिक को ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।